हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोन एंड कार्टिलेज। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, जो भी यहाँ पे DSSSB में न्यूली एडेड टॉपिक हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बोन एंड कार्टिलेज। और देखो यहाँ पे फिर रह जाएगा हमारा एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाटा है, मतलब उसमें एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल के बेस पे, और जो है मतलब सब में डाटा है। तो इसको मैं जो है PDF से ही करा दूंगी। इसमें क्या है, मतलब आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि किस तरह से वो आपको लर्न रहेगा। उसके बाद देखो कंपैरेटिव एनाटॉमी का मैंने जो है आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर ही दिया है, तो इसको आप पढ़ लेना पूरी तरह से। और रही बात फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की, तो इसके लिए मतलब नोट्स इससे देखो, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट PDF से नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो हम PDF से करें, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं, इस वजह से इसमें जो है हमको नोट्स से ही पढ़ना होगा। मैंने जो है रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ये जो है नोट्स हम तैयार कर लिए हैं। और देखो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ पे जो अलग से टॉपिक एडेड है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से मतलब डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आपको दोबारा से यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब समझ लो ये हमारा ऑटोमेटिक कवर हो गया उसमें। फिर अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, तो यहाँ पे हमको ग्लूकोज, वो जो मतलब ग्लाइकोलिसिस वगैरह है, ये सब डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्सटेंशन, माइक्रोइवोल्यूशन, ये कुछ टॉपिक हैं। और डाइजेशन का नोट्स अभी मुझे तैयार करना है। और नर्व एंड जो मसल्स है, इसको मैं आपको कोई वीडियो सजेस्ट कर दूंगी, वहाँ से पढ़ लेना। अब देखो अप्लाइड जूलॉजी जो है हमारा, इसमें से हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने आपको रीजन बताया हुआ था कि अभी के लिए हमने इसको होल्ड रखा है। अप्लाइड जूलॉजी में 3 लेक्चर अभी तक अपलोड हुए हैं, और भी लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके पीछे कुछ रीजन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर देखो एक्वाटिक बायोलॉजी जो बच रहा है, इसको भी जल्द ही डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजी हमने पूरी तरह से डिस्कस कर ही ली है। यहाँ पे इम्यूनोलॉजी टोटल 4 लेक्चर में हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। फिर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की बात करें तो ये भी हमने जो है 6 से 7 लेक्चर में आई थिंक ये भी हमने कर लिया है। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, ये भी हमारा डन हो चुका है। फिर यहाँ पे सेरीकल्चर, ये भी डन हो चुका है। तो अब जो है ज़्यादा टॉपिक नहीं रह रहे हैं, जो भी न्यूली एडेड टॉपिक हैं, मुश्किल से 3-4 मतलब कह सकते हैं टॉपिक हैं, ये जो है जल्दी से जल्दी कवर हम कर लेंगे। तो हमने सेरीकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर डिजीज और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये 4 जो है पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं, और अप्लाइड जूलॉजी को होल्ड रखे हैं। और आज जो है हम ख़त्म कर देंगे बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन एंड कार्टिलेज के बाद मैं जो है सोच रही हूँ एनिमल डाइवर्सिटी करा दूँ, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बार बार मतलब सिलेबस दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमको टाइम वेस्ट करना है, बस इसलिए ताकि आपको भी क्लियर रहे कि मतलब क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, हमने क्या कर लिया है, क्या रह रहा है, आपको अपडेट होना चाहिए। और इससे जो है देखो, कोई भी एग्जाम देने के पहले सिलेबस डिटेल में दिमाग में होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। तो ये इस वजह से हम जो है बार बार सिलेबस से अपडेट करा देते हैं कि ये हो चुका है, ये करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बोन के बारे में। तो बोन से सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। कुछ चीज़ें जो है आप बता भी सकते हैं बोन के बारे में। तो बोन को अगर बोलो मतलब बोन क्या है, तो सिंपल सा, बोन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारा बॉडी। आप सोचो अगर हमारी बॉडी में बोन ना हो, केवल मसल्स हो, तो क्या ये बॉडी जो है खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी हमारी ये बॉडी को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं, वो क्या है? बोन है। क्या है? बोन है। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट हो गया, बोन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें एडल्ट ह्यूमन की, तो उसमें जो है बोन जो होता है उसका नंबर होता है 206। और अगर देखो जो मतलब जब नया शिशु जन्म लेता है तो उसमें ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, 300 प्लस होती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ मतलब आपस में डिजॉल्व होके वो सिंगल हो जाती हैं, तो इस वजह से बोन का नंबर घट जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, जो छोटा बेबी होता है उसमें ज़्यादा बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं
तो बोन अभी हम इसमें पढ़ेंगे भी ओसिफिकेशन, तो वो ओसिफाई करके मतलब ये नंबर घटता जाता है, मतलब कुछ बोन मर्ज हो जाते हैं आपस में। फिर यहाँ पे आगे देखिए क्या है बोन के बारे में और कुछ। जो बोन होता है स्ट्रांग होता है, सेमी रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फिर यहाँ पे देखो इसमें जो है ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये कंपोज्ड ऑफ, ऐसे जो लिखा होता है इसका मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ, तो इसको आप कंफ्यूज मत होना। कंपोज्ड ऑफ इसका मतलब होता है, इसका शॉर्टकट है कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम एंड सम बोन सेल्स। मतलब अगर बोन है तो इसमें कुछ बोन सेल्स भी होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन की। तो बोन क्या क्या चीजें करता है? प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। हमारी बॉडी जो है, ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ है उसमें जो है सबसे मेन रोल किसका होता है? बोन्स का। फिर यहाँ पे कनेक्ट मसल्स टू टेंडन। जो बोन होता है वो क्या करता है? मसल्स को टेंडन से कनेक्ट करता है। क्या करता है? ये मसल्स है, ये मसल्स को किससे कनेक्ट करता है? टेंडन से। तो मैं जो है आपको इसको लर्न भी करवाती हूँ, कभी कभी मतलब पूछ लेते हैं कि बोन किसको कनेक्ट करता है। तो दो टर्म होते हैं, एक होता है BTM, एक होता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब। तो देखो बोन को, जो बोन होता है वो टेंडन को मसल से क्या करता है? कनेक्ट करता है। और जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। क्या करता है? लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है और टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या है? कनेक्ट मसल्स टू टेंडन। जो बोन होता है वो मसल को टेंडन से कनेक्ट करता है। अलाउ मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग ज्वाइंट्स। जो बोन्स होते हैं ये मोबिलिटी भी यानी मूवमेंट भी अलाउ करते हैं। कैसे? बाय फॉर्मिंग ज्वाइंट्स। प्रोटेक्टिंग ऑर्गन होते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप देखोगे जैसे हमारे लंग्स हो गए, तो लंग्स जो है वो रिब्स के अंदर में प्रेजेंट है, ताकि मतलब बाय द वे कोई मतलब किसी तरह से अगर गिर गए या कुछ भी हो गया तो हमारा लंग्स जो है वो सुरक्षित रहेगा और हमारा हार्ट जो है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ये जो है एक क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव, जो इसके अंदर में ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। और रही सबसे मेन फंक्शन, मतलब बोन का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है हीमोपोएसिस। क्या होता है? हीमोपोएसिस। हीम मीन्स क्या होता है? ब्लड। पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन यानी ब्लड फॉर्मेशन। तो हीमोपोएसिस कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। कहाँ पे? रेड बोन मैरो में। और देखो यहाँ पे जो बोन्स होते हैं इसमें मिनरल स्टोरेज भी होता है। मिनरल में क्या चीजें होती है? जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट। तो ये जो है हमारे बोन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्क्रीन पे अभी बोन का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ नहीं आ पा रहा है, तो ध्यान से देखिए, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसको। तो कुछ इस तरह से बोन का स्ट्रक्चर होता है। ये है बोन का स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देख लो फिर मैं बताती हूँ। ये है बोन का स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका जो दोनों छोर है, जो इंड है वो कैसा है? थोड़ा सा वाइडर है और बीच में कैसा है? थोड़ा सा पतला है। क्या है? पतला है। जो इंड है वो वाइडर है, बीच में पतला है। अब यहाँ पे एक एक चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके इंड पे क्या होता है? जो इसका इंड है यहाँ पे क्या होता है? स्पॉन्जी बोन। ये जो है यहाँ पे ये सब क्या है? स्पॉन्जी बोन। और इसके बीच में क्या होता है? ये मेटाफेजिक प्लेट। क्या होता है? मेटाफेजिक प्लेट। इसी को ग्रोथ बोन भी बोलते हैं। अब देखो ये जो इंड वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? इपीफाइसिस। और इसका जो मिडिल पार्ट होता है ये लॉन्ग नैरो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। तो जो डायाफाइसिस होता है वो बीच वाला पार्ट हो गया, जो एकदम किनारे वाला पार्ट हो गया वो हो गया हमारा इपीफाइसिस। तो इपीफाइसिस और डायाफाइसिस क्या हो गया? इपीफाइसिस और डायाफाइसिस, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है? मेटाफाइसिस। क्या होता है? मेटाफाइसिस। मतलब इन दोनों के बीच में कौन होता है? मेटाफाइसिस। तो कैसे याद रखोगे? मेटा, मेटा मीन्स बीच, मध्य। तो यानी इपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में क्या है? मेटाफाइसिस। इन दोनों के कनेक्शन में हेल्प करता है मेटाफाइसिस। इपीफाइसिस, डायाफाइसिस के बीच में कौन होता है? मेटाफाइसिस। अब ये जो स्पॉन्जी बोन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो। क्या होता है? रेड बोन मैरो। अभी मैंने आपको बताया ना, जो बोन होता है यहाँ पे हीमोपोएसिस होता है, यानी ब्लड फॉर्मेशन होता है बोन के रेड बोन मैरो से। तो ये जो स्पॉन्जी बोन है यहीं पे क्या होता है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब देखो जो यहाँ पे इसकी आउटर कवरिंग होती है इसको हम बोल देते हैं पेरीऑस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरीऑस्टियम। और यहाँ पे बीच में जो कैनाल सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है
ये ऐसे कैनाल सा जो बन रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, मेडुलरी कैनाल। क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैनाल, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो। क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। अब ये तो हो गया हमारा डायाफाइसिस जो होता है, इसी को शाफ्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो बीच में ये प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं इंडोऑस्टियम। जो किनारे पे है, आउटर साइड में है, वो है हमारा पेरीऑस्टियम, और जो बीच में है वो है हमारा इंडोऑस्टियम। क्या है, इंडोऑस्टियम। फिर यहाँ पे देखो क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, तो ये बनाता है हमारा कॉम्पैक्ट बोन। ये क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। और यहाँ पे ये जो है इसके इंड पे यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलाइन। क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलाइन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो वेन होता है, जो बोन होता है, इसका दो मेन पार्ट होता है, एक एपिफाइसिस फिर डायाफाइसिस। तो सबसे पहले एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बारे में देखते हैं। देखो जो डायाफाइसिस होता है, जो डायाफाइसिस होता है ये कैसा होता है, अभी आपने स्ट्रक्चर देख ही लिया। अब उसी स्ट्रक्चर को हमने जो है कुछ कुछ लिख दिया। तो क्या क्या चीजें हैं, जो ये डायाफाइसिस है ये ट्यूब्यूलर होता है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ट्यूब्यूलर शाफ्ट रन्स बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का क्या मतलब, जैसे देखो ये जो है हमारा बोन कुछ इस तरह से है, तो ये मतलब इस पास, ये हो गया प्रॉक्सिमल यानी पास, ये हो गया डिस्टल यानी दूर। मतलब किसी एक इंड से जब आप देखोगे किसी एक छोर से, तो एक पास होगा एक दूर होगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमल इंड है और जो डिस्टल इंड है, यानी ये यहाँ पे पास वाला और ये दूर वाला, इनके बीच का जो पार्ट है क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूलर शाफ्ट रन्स बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंड ऑफ बोन। जो इसके पास में है और दूर में, इसके बीच में जो रन कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायाफाइसिस। क्या बोल रहे हैं, डायाफाइसिस। और यहाँ पे क्या होता है, हॉलो रीजन। अभी हमने देखा ये मेडुलरी कैविटी, तो ये कैसा होता है, हॉलो रीजन इनसाइड मेडुलरी कैविटी फिल्ड विथ येलो बोन मैरो। अभी मैंने आपको बताया जो मेडुलरी कैविटी होता है वो किससे भरा होता है, येलो बोन मैरो से। तो इसको भी याद रखना। अब देखो जो बोन का वॉल होता है, जो इसका दीवार होता है, वो किससे कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ मतलब होता है बना हुआ, किससे बना होता है, डेंस एंड हार्ड कंपैक्ट बोन से। किससे बना था, कंपैक्ट बोन से। यानी जो कॉम्पैक्ट बोन है ये जो है बोन का क्या बनाती है, वॉल बनाती है। तो ये तो हो गया यहाँ पे डायाफाइसिस के बारे में। अब देखते हैं एपिफाइसिस के बारे में। तो हमने क्या देखा, एपिफाइसिस क्या होता है, जो इसके किनारे पर होता है, जो पार्ट इसके किनारे पर होता है। तो देखो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे डायाफाइसिस। तो ये कैसा था, बीच में था और नैरो पार्ट था, ये हो गया डायाफाइसिस। और अगर बात करें अब एपिफाइसिस की, तो एपिफाइसिस है इसके छोर वाला इंड, यानी ये रीजन हो गया एपिफाइसिस, और ये हो गया डायाफाइसिस। और डायाफाइसिस एपिफाइसिस के बीच में जो है वो क्या है, मेटाफाइसिस। तो देखो यहाँ पे एपिफाइसिस के बारे में क्या है, वाइडर सेक्शन एट ईच इंड, यानी जो इसके दोनों किनारे पर प्रेजेंट है वाइडर सेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। फिल्ड विथ स्पॉन्जी बोन, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होते हैं। और इस स्पॉन्जी बोन में क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो कि किसमें हेल्प करता है, ब्लड फॉर्मेशन यानी हीमोपोएसिस में। ईच एपिफाइसिस मीट डायाफाइसिस एट मेटाफाइसिस। तो यही है मैंने आपको बताया, जो एपिफाइसिस है और डायाफाइसिस है ये दोनों मिलते हैं आपस में किसके थ्रू, मेटाफाइसिस के थ्रू। तो ईच एपिफाइसिस मीट्स डायाफाइसिस एट मेटाफाइसिस, दोनों जो है मेटाफाइसिस में मीट करते हैं, मिलते हैं। मेटाफाइसिस कंटेन एपिफाइजियल प्लेट, अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये जो एपिफाइजियल बोन है इसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। तो ये है हमारा एपिफाइजियल प्लेट। तो इसको भी आप जो है याद रखना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेटाफाइजियल रीजन में। अब देखो यहाँ पे इंडोस्टियम एंड पेरियोस्टियम के बारे में। देखो एक यहाँ पे टर्म बताती हूँ आपको, ओएस। क्या होता है, ओएस। ओएस मीन्स क्या होता है, बोन, यानी जहाँ पर भी ओस वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है वो कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड है। आप देखोगे यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, मतलब ऐसे ऑस, और यहाँ पे जैसे ऑस्टियम। तो जहाँ पे ओएस, ओस वर्ड आता है वो कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड होता है। तो अब देखो यहाँ पे मेडुलरी कैविटी हैज डेलिकेट मेम्ब्रेनस लाइनिंग।
क्या होता है, जो मेडुलरी कैविटी होता है वहाँ पे एक डेलिकेट मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोस्टियम। क्या बोलते हैं, इंडोस्टियम। क्या बोलते हैं, इंडोस्टियम। और ये जो इंडोस्टियम है ये बोन की ग्रोथ में, बोन के रिपेयर में और बोन के रीमॉडलिंग में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, जब जो मतलब कोई न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो उसमें ढेर सारी हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ऑसिफाई हो जाता है, मतलब ऑसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू वो एक में जुड़ जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, तो इससे जो है हड्डियों का नंबर जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो इंडोस्टियम है यही जो है रीमॉडलिंग में हेल्प करता है। रीमॉडलिंग वही है कि मतलब जो भी हमारा बोन है उसका रिपेयर, ग्रोथ, ऑसिफाई, ये सब कुछ जो है रीमॉडलिंग के अंतर्गत आता है। तो इंडोस्टियम किसमें हेल्प करता है, बोन ग्रोथ में, बोन रिपेयर में, बोन रीमॉडलिंग में। तो इसका 3 फंक्शन याद रखना इंडोस्टियम का। अब देखो, जो आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कवर्ड विथ फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। तो याद रखना इंडोस्टियम अंदर में प्रेजेंट है, पेरियोस्टियम क्या है, उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। तो आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कवर्ड विथ फाइब्रस मेम्ब्रेन यानी पेरियोस्टियम। जो पेरियोस्टियम होता है ये क्या क्या कंटेन करता है, यानी इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और टेंडन एंड लिगामेंट अटैच हेयर। यहाँ पे जो टेंडन और लिगामेंट हैं ये भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो है हमने क्या डिस्कस कर लिया, बोन का स्ट्रक्चर। क्या डिस्कस किया, बोन का स्ट्रक्चर। तो जो अभी हमने आपको पीछे दिखाया वो है हमारा लॉन्ग बोन। क्या है, लॉन्ग बोन। तो अब तक जो हमने देखा वो है हमारा लॉन्ग बोन और ये है हमारा शॉर्ट बोन। तो लॉन्ग बोन में क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ तो आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे जो शॉर्ट बोन होता है इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इसके आउटर सरफेस पे पेरियोस्टियम दोनों तरफ, और ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन, और इसके बीच में होता है स्पंजी बोन। क्या होता है, स्पंजी बोन। तो यहाँ पे आपको इसका अपीयरेंस, यानी ऊपर कॉम्पैक्ट बोन, नीचे कॉम्पैक्ट बोन, बीच में स्पंजी बोन। तो कहीं ना कहीं इसका अपीयरेंस आपको दिख रहा होगा, जैसे मतलब जो क्या बनाते हैं, बर्गर, तो नीचे से रखते हैं ऐसे, फिर ऊपर से, और बीच में कुछ मटेरियल भर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो शॉर्ट बोन होता है इसका अपीयरेंस होता है सैंडविच लाइक। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन की। जो बोन्स होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन के बारे में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ ही लिया, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और यहाँ पे डायाफाइसिस। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कॉम्पैक्ट बोन, वो मेडुलरी कैविटी और स्पॉन्जी बोन, सब कुछ पढ़ लिया। तो सिंपल सा याद रखो, बोन के टाइप में सबसे पहले आता है लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होता है यहाँ पे उसकी लेंथ ज़्यादा होती है वाइड से, हमने देखा था, मतलब इस तरह से था, क्या है, बोन। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका लेंथ है ज़्यादा है लेकिन जो इसका विड्थ है वो क्या है, कम है, यानी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो ये है हमारी लॉन्ग बोन। ये कहाँ पे पाई जाती है, फाउंड इन लिम्स। जो हमारा लिम्स होता है और उसकी जो आपने सुना होगा, मतलब जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो उस फीमर में पाया जाता है क्या, लॉन्ग बोन। अब यहाँ पे देखो इर्रेगुलर बोन। जो इर्रेगुलर बोन होते हैं, एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ पे जो इर्रेगुलर बोन होते हैं वो पाए जाते हैं वर्टिब्रेट एंड सम स्कल बोन्स में। फिर फ्लैट बोन की बात करें तो फ्लैट बोन, जो फ्लैट बोन होते हैं ये सबसे पहले इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। और ये कैसे होते हैं, थिन एंड ब्रॉड। तो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन में अभी मैंने आपको बताया, मतलब कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जो कि जैसे हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इन सबको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा फ्लैट बोन में, स्टर्नम एंड रिब्स। क्या आ जाएगा, स्टर्नम एंड रिब्स। फिर उसके बाद शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन भी देख लिया, मतलब यहाँ पे जो इसकी विथ और लेंथ होती है वो सेम होती है, सेम विथ एंड लेंथ होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कार्पल्स में। कहाँ पे, कार्पल्स में। और बात करें सेस्मॉइड बोन की तो ये प्रेजेंट होती है पटेला यानी नी कैप में। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए बस। फिर यहाँ पे आता है सुचुरल बोन। जो सुचुरल बोन्स होता है ये स्मॉल फ्लैट इरेगुलरली शेप्ड बोन्स होते हैं और फाउंड बिटवीन फ्लैट बोन ऑफ स्कल। जो स्कल होता है उसमें जो फ्लैट बोन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको इन सब के डायग्राम देखने होंगे तो आप जो है गूगल पे एक एक के नाम डाल देना, जैसे लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन। इससे आपको एक और क्लियर कट मतलब इमेज मिल जाएगा, तो उससे चीज़ें याद रखनी और आसान हो जाएंगी। तो आप जो है इसका स्ट्रक्चर खुद से गूगल पे डाल के सर्च करके देख लेना। मतलब ऐसे डालना इरेगुलर बोन्स इमेज, फ्लैट बोन इमेज,
शॉर्ट बोन इमेज, सेस्मॉइड बोन इमेज। तो आपको जो है एक बार इमेज देख लेंगे या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी तो वहाँ से देख लेना, पर देख लेना, इससे एक इमेज जब दिमाग में बनेगा तो ये चीज़ें और अच्छे से याद रहेंगी। तो अब देखो हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन की। क्या है ऑसिफिकेशन? ऑसिफिकेशन मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ बोन। क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ बोन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। मैंने आपको बोला जहाँ भी ओ यस वर्ड आए उसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं वो बोन से रिलेटेड है। तो ऑसिफिकेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ बोन या फिर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस। चाहे बोलो ऑसिफिकेशन या बोलो ऑस्टियोजेनेसिस, दोनों क्या है? सेम वर्ड है। तो जो ऑस्टियोजेनेसिस होता है, ऑस्टियो मीन्स बोन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी बोन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस। अब देखो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइलाइन कार्टिलेज एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल रहे हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इनटू बोन, यानी जब जो है हाइलाइन कार्टिलेज या फाइब्रस मेम्ब्रेन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? बोन्स में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस या फिर ऑसिफिकेशन। यानी कहीं ना कहीं हमको क्या बनाना है? बोन्स बनाने हैं। तो जो बोन्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑसिफिकेशन या फिर ऑस्टियोजेनेसिस। तो यहाँ पे 3 तरह के सेल इन्वॉल्व होते हैं। बोन सेल हम कह सकते हैं इनको, क्या क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो देखो यहाँ पे ओएस कहीं ना कहीं मतलब बोल रही हूँ कि ओएस मतलब क्या? बोन। तो इसके जो सेल्स होते हैं सब में ओएस लगा है। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है इसे हम बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, ये जो है बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो ऑस्टियोसाइट है ये होता है हमारा मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट। देखो जो ऑस्टियोसाइट है ये ऑस्टियोब्लास्ट का ही मेच्योर फॉर्म होता है। क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट का ही मेच्योर फॉर्म होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब ऑस्टियोब्लास्ट मेच्योर हो जाता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑस्टियोसाइट। और इसका फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ बोन, यानी बोन के मेंटेनेंस में हेल्प करता है कौन? ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑस्टियोसाइट क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ बोन में हेल्प करता है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ये बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? मेंटेन शेप एंड रिमूव एक्सेस कैलस। ये क्या करते हैं? मेंटेन शेप, यानी जो बोन का शेप है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं और जो एक्सेस कैलस होता है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे देखो आप ऑसिफिकेशन टाइप। जो ऑसिफिकेशन होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है इंट्रामेम्ब्रेनस, एक होता है इंडोकॉन्ड्रल। क्या होता है? इंट्रामेम्ब्रेनस और इंडोकॉन्ड्रल। तो ये 2 टाइप होते हैं ऑसिफिकेशन के। तो यहाँ पे क्या है? इंट्रामेम्ब्रेनस में बोन डेवलप्स बाय रिप्लेसिंग फाइब्रस मेम्ब्रेन। याद रखना इंट्रामेम्ब्रेनस सिस्टम में बोन जो है फाइब्रस मेम्ब्रेन को रिप्लेस करके डेवलप होता है और इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में बोन डेवलप्स बाय रिप्लेसिंग हाइलाइन कार्टिलेज। तो यहाँ पे फाइब्रस मेम्ब्रेन रिप्लेस होता है और यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज रिप्लेस होगा। तो इंट्रामेम्ब्रेनस और इंडोकॉन्ड्रल दोनों में जो है आप याद रखेंगे कहाँ पे किससे डेवलपमेंट हो रहा है बोन का। अब देखो दोनों का एग्जाम्पल, यानी जो इंट्रामेम्ब्रेनस है और इंडोकॉन्ड्रल है। जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है उसके अंतर्गत आते हैं फ्लैट बोन। ये जो है इनका जो डेवलपमेंट है वो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से होता है। लेकिन जो लॉन्ग बोन हो गए या फिर शॉर्ट बोन या फिर हम बोलें बोन एट बेस ऑफ स्केल, ये सब कैसे बनते हैं? इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये ऑसिफिकेशन होता है। तो ये तो हो गया टाइप, मतलब इंट्रामेम्ब्रेनस और इंडोकॉन्ड्रल। अब इसमें किस तरह से बोन डेवलप करता है ये हमको देखना है। तो अब देखो क्या है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा यहाँ पे हम एक फ्लैट बोन ले लेते हैं और इसी का हमको देखना है किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमने आपको बताया इसके साइड में कम्पैक्ट बोन होते हैं, बीच में स्पंजी सेल होते हैं, यानी यहाँ पे है कैंसिलस बोन। अब देखो सबसे पहले हमने इसका एक क्या ले लिया? शीथ ले लिया। तो इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? मीजेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं, मीजेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं। और यही जो मीजेनकाइमा सेल्स हैं जब ये क्लस्टर हो जाते हैं बीच में, मतलब एक गुच्छा सा बना लेते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। ऑसिफिकेशन सेंटर, तो ये ऑसिफिकेशन सेंटर कहीं ना कहीं मीजेनकाइमा सेल के एग्रीगेशन से बने, यानी जब मीजेनकाइमा सेल एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑसिफिकेशन सेंटर। और यहाँ पे ये जो
भरे हुए हैं इसको हम बोल रहे हैं ऑस्टियोइड। क्या है? ऑस्टियोइड। एंड ये है हमारा ऑस्टियोइड और ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। तो देखो, एन ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर इन कनेक्टिव टिश्यू, जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे एक ऑसिफिकेशन सेंटर दिख रहा है। वो किससे बना हुआ है? मीजेनकाइमल सेल के एग्रीगेशन से। तो देखो, सेंट्रली लोकेटेड मीजेनकाइमल सेल क्लस्टर एंड डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। जो ये मीजेनकाइमल सेल हैं वही क्या करते हैं? बीच में क्लस्टर हो जाते हैं सेंटर में और डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट में। यानी वो क्या बन जाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। अब सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं यही बीच में जो है ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं मैच्योर होके। तो देखो, कुछ जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो बीच में इस तरह से ऑस्टियोसाइट बन गए और कुछ जो है इसके पेरीफेरी पे रह गए। यानी जो सेंटर में थे वो ऑस्टियोसाइट में चेंज हो गए और कुछ जो है ऑस्टियोब्लास्ट के रूप में ही रह गए। तो देखो, यहाँ पे ये सिक्रीट ऑस्टियोइड ट्रैप, जो कि ट्रैप करता है ऑस्टियोब्लास्ट को। यानी ये जो ऑस्टियोब्लास्ट बीच में ट्रैप हुआ है, ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हुआ है, वो किसके थ्रू, मतलब किसके सिक्रीशन से वो वहाँ पे एग्रीगेट हुआ है, मतलब लोकेट हुआ है? ऑस्टियोइड के थ्रू। किसके थ्रू? ऑस्टियोइड के थ्रू। देन बिकम ऑस्टियोसाइट, यानी यही जो ऑस्टियोब्लास्ट है वही ऑस्टियोसाइट में चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे ये क्या है, जो किनारे वाला पार्ट है उसे हम बोल देंगे यहाँ पे फाइब्रस पेरियोस्टियम। जो किनारे पर उसे हम क्या बोलें? पेरियोस्टियम। फिर इसी से बाद में क्या बन जाता है? कॉम्पैक्ट बोन। और यहाँ पे जो बीच में है वो है हमारा स्पॉन्जी बोन, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्रैबीकुली। क्या बोल रहे हैं? ट्रैबीकुली। और ये हो गए हमारे ऑस्टियोब्लास्ट। क्या हो गए? ऑस्टियोब्लास्ट। तो अब यहाँ पे देखो, ट्रैबीकुली मैट्रिक्स यानी ये जो बीच में प्रेजेंट है एंड पेरियोस्टियम फॉर्म कम्पैक्ट बोन। ये क्या बनाते हैं आगे चल के? कॉम्पैक्ट बोन बनाते हैं। डेवलप्स सुपरफिशियल टू स्पॉन्जी बोन एंड क्राउडेड ब्लड वेसल्स कंडेंस इनटू रेड बोन मैरो। ये जो है फिर क्या कर जाते हैं? वहाँ पे क्राउडेड होके रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो गया हमारा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इंडोकॉन्डियल ऑसिफिकेशन। क्या है? इंडोकॉन्डियल ऑसिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है? कार्टिलेज मॉडल होते हैं कुछ, जो कि 8 वीक ऑफ जेस्टेशन। क्या होता है? देखो, जब फीटस एम्ब्रियो में ही होता है, यूट्रस में ही होता है, तो क्या होता है वहाँ पे जब 8 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है तो यहाँ पे ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? कार्टिलेज मॉडल होता है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है? सेकेंड स्टेप में क्या बनते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं। और ये होता है हमारा पेरीऑस्टियम। तो ये होता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ये बीच में क्या है हमारा? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो ऑस्टियोब्लास्ट इन्वेड्स प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर सेकेंड एंड थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ। यानी जब जो ग्रो कर रहा फीटस हमारी यूटरस में, जब वो 2 या 3 मंथ का होता है, तब यहाँ पे क्या होता है? जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो इन्वेड करता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर के रूप में। तो उसके बाद यहाँ से क्या बनता है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा और ग्रोथ हुआ और ये हमारे यहाँ पे बन गए क्या? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सिस्टम। और बीच में अभी बनना बस स्टार्ट हुआ है मेडुलरी कैविटी। अभी हमने देखा था ना लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, तो वही जो है स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ बोन किस तरह से होता है, तो वही हम यहाँ पे पढ़े हैं ऑसिफिकेशन। तो देखो, जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर था वो अब सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर हो गया। जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर था वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद था, एक बीचों बीच था, लेकिन अब ये क्या हो गए? किनारे पर चले गए सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सिस्टम। और बीच में क्या बन गया? मेडुलरी कैविटी। तो स्पॉन्जी बोन इन डायाफाइसिस इज ब्रोकन। जो स्पॉन्जी बोन था वो डायाफाइसिस में क्या हो गया? टूट गया। डाउन बाई ऑस्टियोक्लास्ट, जो ऑस्टियोक्लास्ट था इसके थ्रू मेडुलरी कैविटी फॉर्म्ड। और यहाँ पे मेडुलरी कैविटी बन गई। आफ्टर बर्थ सेकेंडरी ऑसिफिकेशन अपीयर इन एपीफाइसिस। और बर्थ के बाद जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन कहाँ पे होगा? एपीफाइसिस में। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो यहाँ पे हमारे मतलब जो पूरा बोन था वो डेवलप हो गया। यहाँ पे मेडुलरी कैविटी बन गई, एपीफाइजल प्लेट बन गए जिसको हम ग्रोथ प्लेट बोल रहे हैं। यानी यहीं से क्या होता है? बोन का ग्रोथ इस तरह से होता है। फिर ये हो गए हमारे कॉम्पैक्ट बोन। इस तरह से जो है धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो याद रखना, जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस होता है
वो इम्ब्रियो लाइफ से ही, यानी जब बच्चा यूट्रस में है तभी से स्टार्ट होता है और ये चलता है लगभग एडोलसेंस तक। तभी बोलते हैं ना कि मतलब जैसे बच्चा जो है वो 20-21 साल का हो गया, अब उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑसिफिकेशन जो प्रोसेस है वो रुक गया, क्योंकि जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस है वो एडोलसेंस तक ही चलती है। तो एडोलसेंस के बाद क्या होता है, ऑसिफिकेशन प्रोसेस रुक गया, यानी बोन की ग्रोथ रुक गई। अगर बोन की ग्रोथ रुक गई तो मतलब कोई बच्चा जो है वो उसकी लेंथ बढ़ ही नहीं सकती है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि एडोलसेंस के बाद मतलब जो भी लंबाई वगैरह होनी है वो एडोलसेंस तक ही हो जाती है, जितनी होनी होती है किसी भी बच्चे की। तो अब यहाँ पे देखो, बोन कंटिन्यूज टू ग्रो इन लेंथ विथ एज लॉन्ग एज एपिफाइजल प्लेट इज प्रेजेंट व्हेन बोन फुल्ली फॉर्म्ड एपिफाइजल प्लेट बिकम एपिफाइजल लाइन। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें अगर कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज में क्या है, इस कनेक्टिव टिश्यू, जो कार्टिलेज होता है ये भी क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। विच इज टफ और सेमी रिजिड, ये भी कैसा होता है, सेमी रिजिड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक होता है एंड फ्लेक्सिबल एंड स्मूथ होता है। तो ये कुछ पॉइंट आप जो है कार्टिलेज के बारे में याद रखेंगे। अब देखो, जो हमारा बोन था यानी वहाँ पे कौन से सेल्स थे, ऑस्टियोसाइट। जो कार्टिलेज है यहाँ पे कौन से सेल होंगे, कॉन्ड्रोसाइट। बोन में ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो गया, स्पेशलाइज सेल होते हैं कार्टिलेज में जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। विच आर एम्बेडेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स विथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। ये जो है किसमें धसे होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स विथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, मतलब मैट्रिक्स में धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और यहाँ पे कोलेजन और इलास्टिक फाइबर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका भी आप क्या करना जो है, मतलब गूगल पे डाल देना इमेज, या फिर मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। यहाँ मैं इमेज इस वजह से नहीं लगाती हूँ, मतलब कॉपीराइट का चक्कर होता है कि मतलब कहीं कॉपीराइट ना आए, फिर तो वीडियो अपलोड करना ही मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जो है हम इमेज यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम जो है टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से देख लेना। अब देखो, जो कार्टिलेज होता है ये कैसा होता है, इसके बारे में याद रखना। ये ए वैस्कुलर होता है और ये ए न्यूरल होता है, यानी यहाँ पे किसी भी तरह के नर्व्स नहीं होते हैं। और ए वैस्कुलर, ए मीन्स क्या होता है, अब्सेंट, वैस्कुलर यानी ब्लड वगैरह, तो यहाँ पे ये अब्सेंट होते हैं और नर्व से क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो याद रखना कार्टिलेज कैसा होता है, ए वैस्कुलर एंड ए न्यूरल। और बात करें इसके फंक्शन की, तो कार्टिलेज क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन एक्सटर्नल ईयर, टिप एंड सेप्टम ऑफ नोज। जो आपका नोज है, नाक है, उसका आप टिप पे ऐसे उंगली रखिए और ऐसे उसको थोड़ा टच करिए या घुमाने की कोशिश करिए, वो क्या है, हमारा कार्टिलेज है। या फिर आप ईयर को अपने थोड़ा मतलब देखेंगे, ऐसा तो लगेगा यहाँ पे कोई ना कोई बोन है, लेकिन उसको आप थोड़ा मोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब क्या होता है, कार्टिलेज, यानी ये सेमी सॉलिड होता है, पूरी तरह से एकदम रिजिड नहीं होता, सेमी रिजिड होता है। और जो कार्टिलेज होता है ये कैसे वर्क करता है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। अब जैसे मान लो आप जो है किसी मतलब, चलो ठीक है, आप कुशन, देखो कुशन मीन्स क्या होता है, तकिया। जैसे सोफा हो गया, जब आप उस पर बैठोगे कितना कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन मान लो किसी ऐसे तखत वगैरह पे बैठते हो जहाँ पे कुशन नहीं है, तो थोड़ा मतलब उतना अच्छा फील नहीं होगा। तो जो कुशन होता, मतलब जैसे कुशन हमको कंफर्टेबल फील कराता है, ठीक उसी तरह से जो कार्टिलेज होता है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यानी अब जैसे मान लो आप मतलब अचानक से कहीं पे गिर गए, मतलब जैसे फर्श हो गया उस पे गिर गए तो आपको चोट ज़्यादा आएगी। लेकिन आप मान लो कोई गद्दा वगैरह बिछा है उस पे गिर गए तो आपको चोट नहीं आएगी, यानी वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। तो जो कार्टिलेज होता है वो भी काम करता है कैसे, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर और एज कुशन व्हेन बोन मीट्स बोन। जैसे बोन से जब मीट करता है तो कुशन की तरह ये काम करता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉइंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर। चाहे वो मतलब जॉइंट्स मीन्स क्या, जहाँ पे हमारे मतलब बोन्स वगैरह जो मिलते हैं तो उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, या फिर जो अदर स्ट्रक्चर हो गए उनको भी। फिर यहाँ पे अराउंड ट्रैकिया प्रिवेंट कोलैप्स। जो ट्रैकिया होता है इस तरह से, मतलब ये स्टर्नम हो गया, सॉरी ये तो रिब्स बना रही हूँ। जैसे मान लो ये है हमारा ट्रैकिया, फिर यहाँ से ऐसे लंग्स बने होते हैं ना, तो ये जो ट्रैकिया होता है यहाँ पे सी शेप का कार्टिलेज होता है। क्या होता है, सी शेप कार्टिलेज। तो ये करता है आपस में इनको
कोलैप्स होने से, कोलैप्स मीन्स क्या होता है, मिल जाना, तो इनको मिल जाने से, जुड़ जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो याद रखना, अराउंड ट्रैकिया प्रिवेंट कोलैप्स एंड डैमेज, मतलब ट्रैकिया के बीच में कोई कोलैप्स ना हो, कोई डैमेज ना हो, इस वजह से वहाँ भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज। और कैसे होते हैं, सी शेप कार्टिलेज। एट इंड ऑफ रिब्स हेल्प इन इंस्पायरेशन, ये जो है हमारे रिब्स के इंड पर भी प्रेजेंट होते हैं और इंस्पायरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखो, जो कार्टिलेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। इनका भी इमेज जो है गूगल पे देख लेना, या फिर मैं देखती हूँ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। जो हाइलाइन कार्टिलेज है इसके बारे में देखो, ये क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट एट ज्वाइंट, जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उनके बीच में मूवमेंट कराने के लिए कौन हेल्प करता है, हाइलाइन कार्टिलेज। फॉर्म इम्ब्रियोनिक स्केलेटन, जो इम्ब्रियो होता है उसके स्केलेटन को कौन बनाता है, हाइलाइन कार्टिलेज। कौन बनाता है, हाइलाइन कार्टिलेज। अभी हमने देखा ना ऑसिफिकेशन, तो सबसे पहले जो इम्ब्रियो होता है वो तुरंत से ही बोन नहीं बनता, उसमें पहले कार्टिलेज होता है फिर बोन्स बनता है। फिर यहाँ पे क्या है, फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो इसको मतलब लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, अगर आपको नहीं पता है मतलब ये लैरिंग्स क्या है, ट्रैकिया क्या है, तो ये हम इंस्पायरेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए याद रखो, जो लैरिंग्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, इनके बीच में हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फॉर्मिंग कॉस्टल कार्टिलेज अटैच रिब टू स्टर्नम, जो रिब होता है इस तरह से, जो मतलब स्टर्नम है और यहाँ से इस तरह से रिब्स होते हैं, तो इन रिब्स और स्टर्नम को अटैच करने के लिए ये क्या करता है, कॉस्टल कार्टिलेज, जिसको हम इंटर कॉस्टल मसल्स या फिर इंटर कॉस्टल मसल, या फिर यहाँ पे एक और नाम था अभी याद नहीं आ रहा, तो छोड़ो उसको, मतलब इंटर कॉस्टल मसल, यानी इन ये जो रिब्स हैं इनके बीच में जो मसल्स फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, कार्टिलेज ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है टफ एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, यानी ये हल्का फ्लेक्सिबल होता है। डेंस मास ऑफ व्हेन कोलेजन फाइबर, यानी यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर, अभी हमने देखा ना कि इसके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर होते हैं, तो जो कोलेजन फाइबर होता है वो व्हाइट कलर का होता है और उसका डेंस मास होता है। सपोर्टिंग टिश्यू विच फाउंड इन, यानी ये कौन कौन से टिश्यू को सपोर्ट करता है, जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये कौन कौन से टिश्यू को सपोर्ट करता है, एज पैड्स बिटवीन वर्टिब्री, यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, चाहे यहाँ पे बात करें बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ नी ज्वाइंट, यानी सेमी ल्यूनर कार्टिलेज, तो इनके बीच में क्या करता है, ये सपोर्टिंग टिश्यू की तरह मतलब काम करता है। फिर यहाँ पे आता है इलास्टिक कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये कैसा होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने हाइलाइन देख लिया, फाइब्रो कार्टिलेज देख लिया, अब यहाँ पे देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये भी कैसा होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू, कॉन्ड्रोसाइट्स लाई इन येलो फाइबर टिश्यू, येलो इलास्टिक फाइबर, और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ, ये जो है किसके शेप को मेंटेन करते हैं, पिन्ना और लोब ऑफ एयर। अभी हमने आपको बताया, आप अपने कान को हिला के देखिए थोड़ा सा, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। तो यहाँ पे पिन्ना या फिर लोब ऑफ ईयर की बात करें, या फिर एपिग्लोटिस, या फिर पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया ब्लड वेसल्स वॉल, तो इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ पे हमारा बोन्स और कार्टिलेज खत्म होता है। एक बार मैं आपको इसको पीडीएफ से दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कार्टिलेज, स्पेशलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सेमी रिजिड डिजाइन टू गिव सपोर्ट, बियर वेट्स विद टेंशंस, टॉर्सन, बेंडिंग, डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, वही मैंने आपको बताया, ए वैस्कुलर होते हैं, नॉट इनरवेटेड बाय नर्व्स, यानी हम कह सकते हैं ए क्या था हमारा, ए वैस्कुलर, और यहाँ पे मतलब इसमें नर्व भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ए न्यूरल, ए वैस्कुलर, ए न्यूरल, ए मीन्स क्या हो गया, एब्सेंट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी नहीं होते हैं और किसी तरह का नर्व भी नहीं होता, यानी इनके बीच में जो है, इनके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर होते हैं, मतलब कोलेजन फाइबर या फिर इलास्टिक फाइबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ देम आर कैल्सीफाइड इन ओल्ड एज, ये जो है ओल्ड एज में कैल्सीफाई होते हैं। कार्टिलेज कैन ग्रो बाई इंटरस्टिशियल या फिर अपोजिशनल ग्रोथ,
तो हर चीज़ें नहीं जरूरी जाननी, बस थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए। कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम, ग्राउंड सबस्टांस जैसे कि हाईली हाइड्रेटेड, कंटेन हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनोग्लाइकेंस, ये सारी चीज़ें मतलब मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है अंदर घुसने की। सेल्स यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट हो गए और कॉन्डियोसाइट, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट, उसी तरह से कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्डोसाइट। और यहाँ पे फाइबर, कोलेजन या फिर इलास्टिक फाइबर इनके बीच में होते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको जो है कार्टिलेज का दिखाया गया। टाइप की बात करें तो 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं। अब सोचो अगर इनका स्ट्रक्चर मतलब डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो ये हैं इनके स्ट्रक्चर्स, फिर तो यही पढ़ते रहेंगे। फिर यहाँ पे देखो हाइलाइन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा कॉमन है, मेक्स द स्केलेटन मॉडल ऑफ मोस्ट बोन्स इन एम्ब्रियो। फिर यहाँ पे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन ग्रोज अप से, जैसे यही मैंने आपको बताया कि जो मतलब शुरू में एम्ब्रियो बनता है वो पहले कार्टिलेज का बना होता है, बाद में बोन्स बनता है ओसिफाई होके, तो वही है यहाँ पे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन ग्रो अप से, मतलब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ये जो कार्टिलेज है वो बोन से रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ पे देखो सरफेस ऑफ बोन्स इन ऑफ रिब्स, नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इन सब चीज़ों पे ये जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये सब लिविंग कंडीशन, लुकिंग ट्रांसलूसेंट, ब्लूइश वाइट इन कलर, कवर्ड विथ पेरिकॉन्ड्रियम, आर्टिकुलर कार्टिलेज इज नॉट कवर्ड बाय पेरिकॉर्डियम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर देखो ये इलास्टिक कार्टिलेज कुछ इस तरह से होता है, प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर, मतलब इनका लोकेशन वगैरह याद रख लो बस। एक्सटर्नल ईयर हो गया, इपीग्लॉटिस में प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी लोब यानी हमारा जो ईयर पिन्ना है उस पर। फिर कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होते हैं वहाँ भी कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड विथ पेरिकॉन्ड्रियम। नंबर ऑफ सेल्स आर मोर, यहाँ पे ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ बंडल्स एंड ब्रांचिंग ऑफ एनास्टोमोसिंग इलास्टिक फाइबर विच गिव इलास्टिसिटी ऑफ द टिश्यू। मतलब ये जो मतलब साइंस के लैंग्वेज होते हैं थोड़े अजीब से होते हैं, तो ये मैंने जो है आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा ही दिया सब कुछ, बस एक रीडिंग लगा लो हल्का सा। जो फाइब्रस कार्टिलेज है यहाँ पे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटर आर्टिकुलर डिस्क ऑफ यहाँ पे सर्टेन जॉइंट्स, नी जॉइंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना। फिर बोन की बात करें तो बोन भी देखो, मतलब अगर सोचो ये बोन्स ना हो तो ये तो मतलब पूरी बॉडी ही गिर जाएगी, यानी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, मेक्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सपोर्ट एंड ट्रांसमिट वेट ऑफ बॉडी, प्रोवाइड द लेयर फॉर लोकोमोशन बाय फॉर्मिंग आर्टिकुलेशन, गिव अटैचमेंट टू मसल एंड लिगामेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन, जैसे कि, और ये जो है स्टोर कैल्शियम, फॉर्म ब्लड इन देयर मैरो, यानी बोन मैरो में क्या बनता है, ब्लड। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की बात करें तो ये तो मतलब एक्जियल वगैरह है। फिर देखो नंबर ऑफ बोन, जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 206 होते हैं, अपर लिम्ब में 64 होते हैं, लोअर लिम्स में 62 होते हैं, वर्टिब्री में 26 होते हैं, स्कल में 29 होते हैं, और जो स्कल बोन होता है यहाँ पे 26 स्कल बोन होते हैं और 6 क्या होते हैं यहाँ पे ऑसिकल होते हैं। फिर रिब्स जो होते हैं 24 होते हैं, और ये हो गया स्टर्नम। तो ये है पूरा हमारा बोन। तो यहाँ पे ये देखो, ये बीच में आपको दिख रहा होगा, ये होता है स्टर्नम, और यहाँ से ऐसे लगे होते हैं रिब्स, और इसके पीछे ये जो आ रहा है, मतलब अब पीछे तो दिखा नहीं सकते, वो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। फिर देखो अपेंडिकुलर, अपर लिम्ब, इन सब के बारे में मतलब दिया पूरा डिटेल से। फिर अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, यहाँ पे क्या क्या हो गया, लॉन्ग बोन हो गया, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिस्मॉइड बोन, बहुत तरह के बोन यहाँ पे होते हैं। और देखो यहाँ पे मतलब इनके स्ट्रक्चर में भी खूब सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये देखो, ये सब बोन ही हैं। यहाँ पे देखो हेड हो गया, शाफ्ट हो गया, शाफ्ट यानी जिसको हम डायाफाइसिस बोल रहे हैं, और ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हो गए बोन्स। ये सब क्या है, बोन, ये खोपड़ी वाली बोन। फिर अकॉर्डिंग टू ग्रॉस स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, डिप्लोइक बोन, ये सारी चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, मेम्ब्रेनस बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन, मतलब किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है। तो देखो यही मैंने आपको जो है बहुत ही सिंपल में बता दिया था। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना,
कहाँ गया भाई, पेन ही गायब हो गया। तो देखो यहाँ पे ये सबसे पहले कार्टिलेज है, फिर यहाँ पे प्राइमरी मतलब सेंटर बन गया, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, फिर सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, फिर यहाँ पे पूरी तरह से बोन जो है ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे ये इसके स्टेजेस जो है वो दिखाए गए हैं कि किस तरह से बोन बनता है, ओसिफिकेशन। फिर यहाँ पे मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जो कि हमने आपको सिंपल सा बता दिया। फिर यहाँ पे इंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन हो गया। कंपोजिशन ऑफ बोन की बात करें, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, ये पेंसिल कहाँ गया यार, देखो। ऑर्गेनिक मैटर में फॉर्म्स 1/3 वेट ऑफ बोन, कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मटेरियल एंड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टफनेस एंड रेजिलियंस। फिर इनऑर्गेनिक मैटर में फॉर्म्स 2/3 वेट ऑफ बोन, कंसिस्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो ये सारे मतलब कुछ मिनरल सॉल्ट होते हैं जो कि बोन्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी, हार्डनेस, कैल्शियम इन बोन सेल मेक्स इट ओपैक टू एक्सरे। मतलब इसकी वजह से ये एक्सरे में जो आप अगर कभी करवाए होंगे तो आपको दिखेगा, मतलब बोन्स उसमें दिखते हैं, वो इसी की वजह से दिखते हैं। फिर यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ये यहाँ पे इपीफाइसिस, डायाफाइसिस, फिर यहाँ पे मेडुलरी कैविटी, ये सारी चीज़ें हमने क्या करी यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, देख ली हैं अच्छे से। फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब इसको और भी डिटेल से उसका जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग बोन, तो यहाँ पे डायाफाइसिस इंटरमीडिएट रीजन होता है, मेटाफाइसिस जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, फिर इपीफाइसिस इंड ऑफ बोन विच ओसिफाई विथ अ सेपरेट सेंटर। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इपीफाइजियल कार्टिलेज, यहाँ पे जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन देख ही लिया, यहाँ पे देखो ये भी दिखाया हुआ है। ये हो गया प्राइमरी सेंटर, फिर ये हो गया सेकेंडरी। यहाँ पे कहने का मतलब है जो प्राइमरी सेंटर है वो मिडिल में प्रेजेंट है, और जो सेकेंडरी सेंटर है वो कहीं ना कहीं इसके इंड में प्रेजेंट है। तो प्राइमरी सेंटर, यहाँ पे प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, इपीफाइजियल लाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर टाइप ऑफ इपीफाइसिस, प्रेशर इपीफाइसिस, ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इसको छोड़ दो। ब्लड सप्लाई टू बोन, न्यूट्रिएंट आर्टरी, ये सारी चीज़ें हो गई। देख रहे हो किस तरह से कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो क्या है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ओसिफिकेशन, ठीक है पढ़ लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ इसको। हाँ, आई गो फ्रॉम द नी आई फ्ली। अच्छा ये देखो, एस्टिमेशन ऑफ एज, सेक्स, हाइट फ्रॉम द बोन्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मतलब जब ओसिफिकेशन रुक जाता है बोन्स का तो हाइट जो है हम ये देखते, देखो जब तक ओसिफिकेशन होगा हाइट बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो वही यहाँ पे है, मतलब टाइमिंग ऑफ इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ कैन एस्टिमेट द एज अप टू 18 ईयर, मतलब ये टीथ के बेस पे। एज एट विच इपीफाइसिस ऑफ बोन्स अपीयर एंड फ्यूजेज विद द डायाफाइसिस एज फेयरली कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। देखो टिल एज 25, यानी 25 एज तक क्या होता है, यहाँ पे ओसिफिकेशन प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे किस तरह से, मतलब किस बेस पे सेक्स, किस बेस पे रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। और ये टॉपिक होता है हमारा यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म। मैंने आपको सिंपल में तो बता ही दिया, फिर पीडीएफ से एक मतलब ठीक है, मतलब हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट जो है कोई सा भी टॉपिक करेंगे, तो तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में यहीं तक। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।